प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान भर में फ़लसफ़ा हुसैनियत के मानने वालों ने हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम मनाया और यजीदियत जो जुल्म का इस्तारा बन चुका है उसकी मज़म्मत की और इस अज़्म का इजहार भी किया कि हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़े पर चलते हुए उसी को मशर राह बनाया जाएगा और उसी पर अमल किया जाएगा। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी में कदम कदम पर हमें यजीद मिलते हैं और अगर फ़लसफ़ा हुसैन हमारे साथ मौजूद हो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमें मालूम हो कि हक़ का रास्ता क्या है तो फिर रास्ता चुनने में मुश्किल पेश नहीं आती। यही वाक़या करबला का पैगाम है और यही इससे हमें सीख मिलती है और मेरा ख़्याल है इसी बात का हमें इस मौके पर अज़्म का इजहार करना चाहिए, वरना फिर हुसैन का मातम मनाने से और उनसे पैगाम हासिल ना करने से और उस पर अमल ना करने से शायद पूरी तरह से फ़ायदा हासिल ना हो। आज के मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के लिए बेहतर है या गैर सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म बेहतर है, क्योंकि जो नाम फ़ाइनल किए गए हैं वो सियासतदानों के हैं। माजी में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब सियासतदानों को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि उन लोगों को बनाया गया जो सियासतदान नहीं रहे हैं, टेक्नोक्रेट थे। मसलन पाकिस्तान में अब तक 7 निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और इन 7 निगरान वज़ीर-ए-आज़म में बेशतर का ताल्लुक मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से रहा है। मसलन ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो हैं इनका ताल्लुक नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ था। इसी तरह से मीर बख्शर मज़ारी साहब जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। इसी तरह से मिस्टर मोइन कुरैशी साहब जो हैं ये किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और मलिक मेराज खालिद साहब जो हैं ये भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, इनका ताल्लुक़ भी पीपल्स पार्टी से रहा है। फिर इसी तरह से हम अगर देखें जस्टिस रिटायर्ड मीर हाज़िर ख़ान खोसू साहब जो हैं ये गैर सियासी शख्सियत हैं और इसी तरह से मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब जो हैं ये भी गैर सियासी, इनको आप कह सकते हैं, ये टेक्नोक्रेट कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात पाकिस्तान में रहे। कौन सा तजर्बा बेहतर रहा है, कौन से वज़ीर-ए-आज़म बेहतर परफॉर्म कर सके हैं या किन पर इलेक्शन कराने की जो ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने सही तरीके से निभाई है। इस मरतबा मामला ज़रा मुख्तलिफ है। इस मरतबा एक ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है जिसके पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे और वो इख्तियारात इलेक्शन कराने से बढ़कर सिर्फ इलेक्शन ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर जो निज़ाम हुकूमत हैं उसको चलाने के लिए कुछ ज़्यादा इख्तियारात और ज़्यादा उसको एम्पावर किया गया है। तो एक तो हम इस बहस में आज ज़रा हिस्सा लेंगे कि कौन सा वज़ीर-ए-आज़म ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, तहरीक इंसाफ ने एक मनसूबा बनाया है कि 8, 9 या 10 जब भी ये हुकूमत घर जाती है तो फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उसके वाइट पेपर्स जारी किए जाएँ और उसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसका सहारा लेते हुए मुख्तलिफ महकमों से इन्फॉर्मेशन ली जाएँ। मुख्तलिफ मनसूबे जो पिछले 1.5 साल में लगाए गए हैं, मुख्तलिफ मंजूरियाँ जो हुई हैं, मुख्तलिफ जो हुकूमत के अहम काम थे उनकी मालूमात ली जाएँ और उसका पर तहकीक करके वाइट पेपर जारी किए जाएँ कि क्या कहीं पर करप्शन तो नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो सरफेस पर दिखाई भी दे रही हैं, बहुत सारी गुफ्तगू हो रही हैं। मसलन सोलर के हवाले से जो 70 बिलियन की जो ट्रांजैक्शन है उसकी बात हो रही है। फिर एजुकेशन सेक्टर में जो अब एक बहुत ख़बरों में है स्कैम जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं कि जी 500 के से ज़ायद एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी भर्तियों का मामला है, फिर जो टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला है, फिर इसी तरह से एक प्लॉट का मसला है। फिर इसके अलावा एक और स्टोरी जो है वो मैं देख रहा था शहबाज राना साहब की, जिन्होंने जो है वो FBR के स्कैम की बात की है, टैक्स स्कैम ऑफ ₹53 बिलियन सर्विसेज इन FBR। तो मुख्तलिफ तरह की जो करप्शन की, फिर इसी तरह से हाउसिंग सेक्टर में इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। फिर जो आपका जो मवासलात का शोबा है उस पर बात हो रही है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में उंगलियां तो उठाई जा रही हैं, लेकिन क्या ये महज उंगलियां उठाई जा रही हैं, महज इल्ज़ामात हैं या इसमें वाकई कुछ हकीकत भी है? तो क्या तहरीक इंसाफ इस हुकूमत की कारकर्दगी और नए करप्शन के स्कैम्स को ज़ेर बहस लाने जा रही है? ये एक मौजू है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो निगरान हुकूमत और आइंदा इंतखाबात के हवाले से, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर कानून हैं। और सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार हैं और बिलखुसूस इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। सरवर बारी साहब आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले मैंने जो अभी बात की कि सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म या गैर सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म, राव साहब कौन सा वज़ीर-ए-आज़म बेहतर होता है?
वज़ीर आज़म देखिए, जो इसका बुनियादी मकसद है, पर्पज़ है, जो वो पर्पज़ हल करेगा या उसके मुताबिक चलेगा वही बेहतर है। क्योंकि इसका असल मकसद ये था कि एक ऐसा शख्स जो गैर जानिबदार हो अपने रवैये में और पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन ना हो उसकी, और जो इलेक्शंस हैं उसकी जो शफाफियत है उसको इंश्योर करे। कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्लुएंस किसी हलके में किसी पार्टी के हवाले से ना हो कि वो यूज़ करे उस तरह से उसको, क्योंकि इलेक्शन तो अगरचे ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है, जो भी बैठी हो, वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है। कि हम पंजाब में अभी देख रहे हैं मिसालें उसकी बहुत सी, किस तरह से किया जा रहा है मैनिपुलेट, पुलिस को यूज़ किया जा रहा है, बाकी चीज़ें। तो इन चीज़ों से बालातर हो और वो उसका फोकस जो है डे टू डे गवर्नेंस के ऊपर हो, डे टू डे मामला चलाने के ऊपर हो, और जहां इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत पड़े इंतज़ामी मामलात में उसकी हेल्प करे, वो वज़ीर आज़म बेहतर होगा। लेकिन रवायती तौर पे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। मिराज खालिद साहब एक अच्छा क्रेडिबल नाम है। इसी तरह से जो मज़ारी साहब का, आपने बलख मज़ारी साहब का नाम लिया, वो बेचारे तो थोड़े दिनों के लिए आए थे, नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल होगी तो उनको भागना पड़ा। फिर नवाज शरीफ साहब ने ही सरताज जी साहब के कहने पे मोइन कुरैशी साहब का नाम दिया था उस वक्त केयर टेकर के लिए। तो मोइन कुरैशी साहब तो फिर, लेकिन इस किस्म के मेरा ख्याल है, मेरा कोई ज़ाती कोई मसला नहीं है उनसे, लेकिन इस किस्म के वज़ीर आज़म नहीं होने चाहिए जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको शनाख्ती कार्ड दिया जाए उनका बना के, फिर वो यहाँ पे अपने आबा की कब्रें तलाश करते रहें, उनके साइज़ की शेरवानी जो है सरताज जी साहब अपनी साइज़ दे के बनवाएं कि जी ये साइज़ के हैं वो। तो इस किस्म के वज़ीर आज़म कम अज़ कम नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को और 3 महीने के बाद वो वापस चले भी जाएं और दोबारा कभी ब्रीफ केस लेके आए और ब्रीफ केस लेके चले गए। कोई करप्शन तो उनके खाते में नहीं है, लेकिन जाहिर है उनका परफॉर्मेंस भी उनके खाते में, परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली कोई ऐसी उनके खाते में नहीं है। तो उसी किस्म का होना चाहिए। बाकी जहां तक जो एक इस पे दलील दी जाती है कि जी वो SPA हो गया तो ये इकॉनमी, गवर्नमेंट की मशीनरी है जो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आपका उसी तरह इंटैक्ट है और मौजूद है अपनी जगह के ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। वो मार्शल के दौर में भी चला रहे होते हैं ठीक ठाक, ठीक है, केयर टेकर के दौर में भी चला रहे होते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। या तो वो रिडेंडेंट हो जाए ना, फिर आपको कोई काबिल आदमी चाहिए जो पूरे सिस्टम को ठीक करे और सही तरीके से चलाए। आपका सिस्टम इंटैक्ट है, आपका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मौजूद है डे टू डे बिजनेस करने के लिए, वो आपको रोज़ हेल्प करते हैं। और फिर जहाँ तक इंटरनेशनल मुआहदों की बात है, वो सॉवरेन गारंटी होती है, उसमें जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो गारंटर होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर गारंटर नहीं होता। कोई भी आप बना दें, भले किसी को बना दें, इसलिए वो भी एक बोगस दलील है। ये जो अमेंडमेंट की गई है वो मेरा ख्याल है उसके लिए बहाना ही बनाया गया कि इस तरह का वज़ीर आज़म होगा तो फिर ये मामला ठीक चलेंगे, क्योंकि SPA हो गया है तो ये बहरहाल। लेकिन ठीक वही है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर जो जिम्मेदारी है 3 माह के अंदर इंतखाबात कराए और उसमें जो सहूलत हो सकती है उसको बेहतर बनाने के लिए, अच्छे तरीके से इंतखाबात को इनेकाद करने के लिए, उसके कंडक्ट के लिए जो हेल्प कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो करें। सही है। सरवर भाई साहब, ये फरमाइए कि अगरचे हम अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि ऐसे निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से रहा है, लेकिन बहरहाल वो क्रेडिबल थे किसी हवाले से, और फिर उन्होंने अपना रोल भी न्यूट्रलिटी के साथ, मतलब मलिक मिराज खालिद साहब जो हैं, अगरचे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रोल को निभाया। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर जिस तरह से राइज हुआ है, इसमें कोई सियासतदान अगर लगाया जाता है तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि उसका झुकाव किसी न किसी पार्टी की तरफ होगा और फिर उंगलियां उठेंगी और न्यूट्रलिटी जो है वो क्वेश्चन में आएगी। तो आपकी राय क्या है? क्या एक सियासतदान ही को वज़ीर आज़म बनाया जाना चाहिए या बनाए जाने में कोई हर्ज नहीं है, या फिर किसी टेक्नोक्रेट को बनाया जाना चाहिए? देखिए, जो माजी में निगरान वज़ीर आज़म बने हैं उनमें एक बुनियादी खूबी है या एक खासियत है, वो टेक्नोक्रेट हो या वो चाहे सियासतदान हो या कुछ जज हो, कि वो एक प्लाइंट किस्म के जो है वज़ीर आज़म रहें और वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत ना करें, क्योंकि इसकी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन बहुत सारी, जैसे अभी इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर जो एक अमेंडमेंट की है, इंतखाबी जो हमारा कानून है, कि जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग जो हैं वो निगरान हुकूमत कर सकती है जब तक कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं करता। तो ये एक मेरा अपना ख्याल है, बदनीयती पर मबनी एक तरमीम है। तो मैं देखता हूँ कि 1990 में हो या इंतखाबात जो है, जब भी किसी को निकाला गया तो इसलिए नहीं निकाला गया था किसी वज़ीर आज़म को
90 में या 90s का पूरा जो पीरियड है कि वो दोबारा इलेक्शन जीत के आ जाए। मसलन 1988 और 90 में अगर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक देखें तो उसमें तकरीबन 1% गिरावट थी, लेकिन जो सीटें हैं वो तकरीबन आधी होकर रह गई थी। 90 सीटें थी, वो 45 हो गई। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने कि बज़ाहिर लगे कि वोट तो पीपल्स पार्टी को पूरे पड़ गए हैं, लेकिन उनकी सीटें कम हो गई। तो इसी तरह अगर आप 2002 के बाद के इंतखाबात देखें तो हमें नज़र आता है कि चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये कोई नहीं कह सकता वसूख के साथ के 70 के बाद कोई इंतखाबात जो है वो गैर जानबदार, फ्री और फेयर हुए थे। चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो काम जिन्होंने करना है उन्होंने वो काम सारा अंजाम देना है, और ऐसा निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए जो उनके काम में मुदाखलत हरगिज़ न करे। तो पहली बात तो उसकी खसूसियत ये है कि अगर वो कुछ गड़बड़ होती हुई देख भी रहा है तो वो चुप रहे और कोई शोर गौगा न करे उसके ऊपर। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अभी जो अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, और ये तकरीबन मैं वही कह रहा हूँ जो ज़्यादातर लोग ऑब्जर्वर्स जो हैं वो कह रहे हैं, या जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि रिगिंग का अमल तो शुरू हो चुका है। जो प्री पोल रिगिंग है उसकी बहुत सारे शवाहद है। मैं सिर्फ 6 आपको गिनवा देता हूँ। पहली तो ये बात है कि लैपटॉप्स की इतने बड़े लेवल पर जो तकसीम है, इलेक्शन से 1 माह, इलेक्शन हुकूमत के जाने के तकरीबन 2 हफ्ते पहले लाखों की तादाद में लैपटॉप्स तलबा में तकसीम किए जा रहे हैं। दूसरी है कि बहुत लाखों की तादाद में जो है वो जो किसानों के ट्यूबवेल हैं उनको सोलराइजेशन के लिए ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट के नाम पर जो एमपीज और एमएनएस को फंड्स दिए जा रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए जल्दी से इनको हमने बेहतर करना है, इसलिए उसके नाम पर भी अरबों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। तो इसी तरह नौकरशाही की जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हैं उनकी बात कर लें। फर्द शुमारी का मामला जो है वो फिर सर उठाएगा मुझे मेरी रीडिंग के मुताबिक। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब तक इनको ये गारंटी नहीं हो जाती, और माजी में भी यहाँ यही रहा है, जब तक इनको गारंटी नहीं होगी कि ये अपनी मनमानी कर सके, अपनी मर्जी के लोगों को इंतखाबात में जो है वो फतह दिलवा सके, तब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आने वाला। और जो चाहे वो 90 दिन इस सिलसिले में चाहे 90 दिन गुजर ही क्यों ना जाए, जी चाहे 90 दिन का जो टाइम पीरियड है, जो आईनी और कानूनी तकाजा है, चाहे वो गुजर ही क्यों ना जाए, उसकी प्रेसिडेंट तो उन्होंने बना दी है पंजाब में और केपी में जी। और अभी वो निगरान हुकूमत चली जा रही है, उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी भी डिक्लेयर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ एक प्रेसिडेंट बना दी गई है और इसका फायदा उठाने का पूरा इम्कान मौजूद है। बिल्कुल सही है। अजहर सिद्दीक साहब, अभी हमारे सामने तो नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, उनके नाम हमारे सामने नहीं आए, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम पिछले दिनों ज़ेर बहस था, ज़ेर गर्दिश था, अगर इस्ताको का नाम होता है या पीर पगारा साहब का नाम भी चल रहा था, अगर वो होते हैं तो शायद उतना शोर ना मचे। लेकिन इसहाक डार, अगर उनका ना निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर नाम आ जाता है, जैसे कि अभी बहुत इस पर बहस भी हुई है, तो क्या कोई आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है, कोई कानून है कि इसको चैलेंज किया जा सके? और ये जो वाबस्तगी होती है किसी सियासी जमात के साथ, इस पर क्या इसकी कोई डेफिनेशन मौजूद है, या बस वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने अगर इत्तफाक कर लिया किसी के नाम पर भी तो ये उनका प्रोग्रेटिव है, वो कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया असद। मैंने ये चैलेंज किया था मोहसिन नकवी साहब का। एवरीबडी नोज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मोहसिन नकवी का नाम कैसे अपना फ्लोट किया गया, और तयशुदा ये नाम था और इलेक्शन कमीशन के जरिए करवाया गया। आपके सामने दो तीन चीजें जरा समझना जरूरी है, टाइमिंग समझिएगा। एक तो पहली बात है कि ये सियासी जमातें जो बड़ा कहती थी कि हम जमहूरियत पसंद है, असेंबलियां तहलील होने का वक्त आज गया है 13 अगस्त 12 अगस्त की रात को या 11 अगस्त को सुबह ये असेंबलियों का उन्होंने अपना माइंड दे दिया कि 4 दिन पहले असेंबलियां तहलील। ये तो पहली इब्तदा वाज़े तौर पर बदनीति। मैं जो सरभाई साहब जो पहली चीजें की ना प्री पोल रिगिंग के, उसमें एक ऐड कर लें, और आप कई मनसूबा का इफ्तार निगरान हुकूमतें भी कर रही हैं, तस्वीरें क्या लग रही हैं, अखबारों में इश्तिहार क्या आ रहे हैं, वहां से अंदाजा हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है। हैरानकुन बात यह है। अब आगे चलते हैं इस बात को कि ये जो फैसला किया गया कि 4 दिन पहले, इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में करवाया जा सके। और मैंने इस पर बाकायदा वज़ीर आज़म को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया हुआ है कि अगर इन्होंने 4 दिन पहले भी किया तो आप वहां से 60 दिन गिनेंगे। यानी ये नहीं है
कि अगर 4 दिन पहले तहलील कर दिया तो आप उठाकर 90 दिन ले जाएं। वो 90 दिन की मैक्सिमम हालात में है कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारियां ना की हो, वरना तो प्रोजेक्टेड डेट जो है हर एक को पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, तो 60 नहीं दिन आज़ाद साहब, लेकिन उसमें डेफिनेशन ये हो जाएगी ना कि असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की और असेंबलियां कबल अज़ वक्त तहलील हो गई हैं, फिर तो डेफिनेशन ये हो जाएगी ना, कबल अज़ वक्त तहलील हो जाएंगी तो फिर 90 दिन है। यही तो बात समझाने की मैं, इसीलिए तो नोटिस मैंने किया है कि वो मैक्सिमम 90 दिन है। ये नहीं कहा गया कि आपने वो 90 दिन में कराने हैं, 90 दिन तक करा सकते हैं। तो ये मैंने नोटिस इसलिए दिया है कि 4 दिन पहले तहलील कर रहे हैं, आपकी तैयारियां मुकम्मल है, 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो कोर्टों में आ जाएंगे। अब अगली बात आ जाए निगरान सेटअप के हवाले से, मैंने मोहसिन नकवी का नाम भी अभी तक शेख रशीद साहब की तरफ से बाकायदा चैलेंज किया हुआ है और लाहौर हाईकोर्ट में वो भी मामला पेंडिंग है। जहां तक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से हाईकोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आ चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। अब जो 2 तरामीम की हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तौहीन है। सेक्शन 230 के तहत जो उनको काम कराने का कह दिया कि मुख्तलिफ काम प्रोजेक्ट भी वो कर सकेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तौहीन है और निगरान सेटअप के जो कवानीन चले आ रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है उसकी तौहीन। अब आते हैं अगली बात जो आपने निगरान सेटअप के लिए देखिए, नहीं मेरे पास जो खबर है वो खबर ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी, आफ्ताब शेरपा और या असफंद यार वली ताकि ANP को भी हिस्सादारी मिल सके, ये वाले जो लोग हैं, इन तीनों में से नाम शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया कि 3 महीने के लिए आना नहीं। साहब मैं बड़ी मुस्तरद खबर आपके सामने रख रहा हूँ कि वो 1 साल के लिए आना चाहते हैं और उसी के लिए ये सारा मैदान सजाया जा रहा है। इसहाकडार का नाम कभी भी नहीं था, ना वो चाहते हैं इस हवाले से। बाकी जो टेक्नोक्रेट वगैरह के हवाले से, हाँ वो आपने देखा होगा जो एक बशर मुस्ता वगैरह के साथ एक फंड बैठकर तश्कील दे दिया गया है। इसका मतलब ये है, हो सकता है फिर कोई और नया इंपोर्टेड, अगर वो ये बात गई तो इसका कोशिश यही होगी कि इसको खींच के 1 साल 2 साल की तरफ ले जाया जाए। तो सबसे अहम जो मामला अब आ गया वो सारा कोर्ट है। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम होगी। यानी ये अल्टीमेटली मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूं कि अगर इन्होंने डिले करने के हवाले से कोशिश की तो बाकायदा चैलेंज किया जाएगा और जितनी भी ये तरामीम जिसमें निगरान सेटअप को या निगरान का केयर टेकर सेटअप को इजाजत दी गई है कि वो पॉलिसी, यानी आपने जमहूरियत दफन कर दी ना, आपने जमहूरियत। लेकिन आज़ाद साहब, वो चैलेंज किए जाने का जो मामला है ना सर, चैलेंज किए जाने का मामला है, उसमें नून लीग ये समझती है कि सितंबर के बाद आप कुछ भी चैलेंज करें कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ता और सितंबर के बाद चीजें जो हैं वो काफी उनके लिए बेहतर हो जाएंगी। अदालतें फैसला देती हैं, इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करता, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हमने तो देखा है ये पिछले 6 महीने में, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फैसला हो जाता है, मैं चले राव साहब की तरफ सवाल ले जाता हूं। राव साहब, अगर ये फैसला हो जाता है कि केयर टेकर सेटअप है, उसने 1 साल के लिए वो आना है और उसके पास कोई जवाब मौजूद है, मरदमशुमारी का जवाब, खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल का जवाब, मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जवाब या ज़राअत के शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स को की तकमील का जवाब, अगर उसके पास कोई जवाब मौजूद है तो कौन उसे इलेक्शन करा सकता है इलेक्शन कमीशन से? देखिए, मैं अगर असूली तौर पे, आइनी तौर पे बात की जाए तो ये तो बिल्कुल कोई भी जवाब जो है ना वो रुकावट नहीं बन सकता। हमने दुनिया भर में देखा है, अभी तुर्की का हमने देखा कितना बड़ा ज़ल्ज़ला आया और इलेक्शन हुए वहाँ पे, और बाकी भी मुल्कों में हम देखते हैं। ये सारी मिसालें तो बोगस हो चुकी हैं क्योंकि ये सारी मिसालें पंजाब के इलेक्शन के वक्त दी जा चुकी हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ जो हो चुका है, जो प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है, उसके बाद तो आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। उसके लिए कहना मैं ये चाह रहा था कि कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई ज़राअत का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपका SBA आगे आपने करना है या कोई और आपके मामला चल रहा है, फ्लड आ गया यहाँ पे, अगर आपने आगे करना है तो करना है। तो बुनियादी तौर पे जो यानी बेसिकली तो मिन्नत ही की जा सकती है इलेक्शन कमीशन की कि जी मेहरबानी है, अगर आप करवा देंगे 90 दिन में तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो आपका कुछ कर तो कोई सकता है। इलेक्शन कमीशन को खुद किसी की मिन्नत करनी पड़ेगी कि जी हमें इजाज़त दे दें कि हम इसको करा दें। दूसरा जो 60 और 90 दिन की बात है ना, उसको थोड़ा सा अज़र सिद्दीक़ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया। मैं वजाहत के तौर पर बता दूँ कि अगर पूरी मुद्दत करें तो 60 दिन से आगे नहीं जा सकते इलेक्शन, अगर उससे 1-2 दिन पहले तो 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। 60 दिन से पहले नहीं हो सकते और 90 दिन से आगे नहीं जा सकते जी। 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। हम कह रहे हैं कि विद इन करते हैं ना तो वो ज़रा कन्फ्यूजन हो जाता है। उससे आगे नहीं आप ले जा सकते जो, लेकिन पंजाब और KP में हमने देखा क्या हुआ। तो 45 दिन का शेड्यूल होता है इलेक्शन का जो देते हैं नॉर्मली ये, तो 45 डेज का मतलब ये है कि जिस दिन 8 को अगर होती है तो आप 50 दिन में भी कराएं तो 58 डेज में आप इलेक्शन करा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, तैयारी है, लिस्टें हैं, सब कुछ है। जहाँ तक जवाज़ है मरदमशुमारी वाला,
वो फिर बहाना, जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई भी बना सकते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट आईसीसी का इजलास किस तरह करेगी, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईसीसी बहुत मेन जो कह लें आप, सीसीआई सॉरी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, वो ऐसी चीज़ है जो सारे सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, वसाइल की तकसीम का सारा डिसाइड करती है। मरदमशुमारी की एक निकाती एजेंडे पर वो इजलास नहीं कर सकती सीसीआई का? नहीं, लेकिन केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं है ना, सीसीआई में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होनी चाहिए असूली तौर पे भी, और मेरा ख्याल है आईनी तौर पे भी शायद उसकी, और अगर निगरान हुकूमतें हों, वो निगरान हुकूमतें मेरा नहीं ख्याल वो उस तरह से कर सकती हैं। और उसमें फिर प्रॉब्लम एक और भी आ सकती है, बारी साहब भी उसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। अगर वो डिसाइड करते हैं कि जी हमने उसको नोटिफाई कर दिया, देन ऑब्वियसली उसकी बुनियाद पे होंगे, ये तो है। और अगर उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि ये जो पॉपुलेशन हुई है और जो वोट हो गए हैं उसमें सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है तो फिर तो काम बिल्कुल ही बिगड़ गया ना जी। फिर तो असेंबली होगी, असेंबली बनेगी कैसे फिर, जब अगर सीसीआई कह देती है कि जी इसकी तो सीटें बढ़नी चाहिए, तो फिर असेंबली कैसे तश्कील पाएगी जब तक वो उसका डिसाइड, सीटें तो असेंबली ने आके बढ़ानी है, वो आईनी अमेंडमेंट के जरिए वो सीटों का आपका होगा, सूबों का सारा, सूबों के दरमियान सीटों की कमी बेशी जो होनी है तो वो तो उसी आईनी अमेंडमेंट्स के जरिए ही होगी ना, तो वो फिर बहुत ये गंभीर किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। से पूछ लेते हैं बारी साहब, क्या अगर नोटिफाई हुकूमत करके नहीं जाती है, मौजूदा हुकूमत है, अगर मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करती और निगरान हुकूमत आके इसको नोटिफाई क्या कर सकती है, पहला सवाल तो यह है, और फिर वो कर देती है तो फिर उसके मुताबिक सीटें कैसे कम ज्यादा की जाएंगी? देखिए, जैसे राव साहब अभी फरमा रहे थे कि पहली बात तो ये कि इनको किसी बहाने की जरूरत नहीं है, अब तो बिल्कुल लफ्ज कोई और है नहीं कि जब शर्म खत्म हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करते रहें। तो एक तो उनको किसी चीज का डर नहीं है, तो इसलिए कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है। लेकिन आइन और कानून की जो बात है, अगर मर्दमशुमारी या फर्दशुमारी है उसके नतायज निकल आते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन है और जो फाइनेंसेस की एलोकेशन है वो प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन है। अगर सिंध की जो तनासब है आबादी में वो तब्दील हो जाता है, नई जो फर्दशुमारी है, तो जाहिर है उनकी सीटें बढ़ जाएंगी और वो जिस सूबे की सीटें जिसकी आबादी कम हुई होगी वहां से निकाल के वो वहां डाल दी जाएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इलेक्शंस को पोस्टपोन करना हो या ड्रैग ऑन करना हो तो हो सकता है कि कोई इस तरह की चीजें निकालें और एक मुतनाज़ा बहस जो है उसको छेड़ दें, तो ये इस चीज का इम्कान है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं निगरान सेटअप की, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शफाफियत नहीं है। हमें मुतालबा करना चाहिए कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं कि किस शख्स को के नाम किसने दिए हैं, तो उनकी सीवी पब्लिक होनी चाहिए, चाहे वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और चाहे वो किसी और का नाम हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उनकी सीवी और ये वजूहात बताई जाएं कि वो जो नाम तजवीज़ कर रहे हैं वो किन वजूहात की बिना पर उनका नाम तजवीज़ कर रहे हैं और क्यों वो किसी के नाम दिए हुए नाम के ऊपर उनके जो एतराज़ात हैं उनको भी पब्लिक किया जाना बारिश साहब, ये तो आप अखलाकी कदगनों की बात कर रहे हैं ना कि अखलाकी तौर पर यह सब होना चाहिए, लेकिन अगर ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लेते हैं बैठ के, जिसका इम्कान नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएगा और ये इत्तफाक राय पहले मरहले में ही हो जाएगा, तो उसको क्या किसी भी बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता है कि जब दोनों ने इत्तफाक कर लिया तो फिर किसी तीसरे को क्या एतराज होगा? देखिए, एतराज़ात तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक ही शख्स के ऊपर किस तरह वो जो है इत्तफाक राय कैसे कायम हुआ है, कौन से नुकात थे, जो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें ये मिनट्स जो हैं इनकी मीटिंग्स के वो पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, टाइम दिया जाना चाहिए ताकि पब्लिक में डिबेट हो। देखिए, दुनिया भर में जो वजीर आजम चुने जाते हैं या वज़राए आला चुने जाते हैं, वो लोगों को पहले से पता होता है कि कौन शख्स वजीर बनेगा, कौन वजीर आजम बनेगा, पार्टी का लीडर होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में 90 दिन के लिए या 60 दिन के लिए ऐसा शख्स आ जाए जिसके बारे में आवाम को पता ही नहीं है कि उनके क्या है। अगर मीडिया के सामने नाम आते हैं तो मीडिया यकीनन उसकी स्क्रूटनी करेगा, पब्लिक को इन्फॉर्म करेगा और बहस मुबासा होगा कि क्यों आखिर लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल माजी में एक मजाक रहा है पाकिस्तान के साथ कि हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा है, चाहे मिराज खालिद जैसे जो शख्स हैं वो वजीर आजम बने हो या मोइन कुरैशी जैसा एक टेक्नोक्रेट बना हो। तो मामला सारा ये है कि पाकिस्तान में आज तकरीबन एक कंसेंसस है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो कुछ भी नहीं है सिवाय प्री पोल रिगिंग के और कुछ नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन भी पोस्टपोन हो सकते हैं
अगर इनको ये लगा कि अगर पीटीआई को वो कॉर्नर करने में नाकाम होते हैं, तो माजी में हमने देखा है कि जब पॉपुलैरिटी गैप जो है, जो डिजायरेबल कैंडिडेट है और अनडिजायरेबल कैंडिडेट है, उसके दरमियान पॉपुलैरिटी गैप 50% से ज्यादा होती है, तो आमतौर पर इलेक्शंस नहीं करवाए गए। अगर करवाए गए हैं तो ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं की गई। जी चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मैं तहरीक इंसाफ के एक प्लान की बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ ये मनसूबा बना रही है हुकूमत जाने के फ़ौरन बाद जो बड़े बड़े महकमों में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए हैं उसमें क्या शफाफियत है या नहीं है, और वो मालूमात हासिल करके उस पर उन तमाम शोबों पर वाइट पेपर जारी करने का इरादा रखते हैं। इससे क्या होगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी अजहर सिद्दीक साहब 3 नाम ले रहे थे अपनी मालूमात के मुताबिक। राव साहब वो समझते हैं कि इन 3 लोगों के नाम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। एक उन्होंने आफ्ताब शेरपाव का नाम लिया है, दूसरा उन्होंने असफंद यारवली का नाम लिया है, और तीसरा नाम उन्होंने जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का लिया है। आपके लिए ये तीसरा नाम हैरानकुन नहीं है, क्योंकि मरियम साहबा के साथ इत्तलात के मुताबिक उनकी कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। एक सद महरी का मामला चल रहा है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के। तो आपको हैरत नहीं होगी इस पर? यकीनन मसाइल तो हैं उनके आपस में। जो नून के अंदर की लड़ाई है वो बहुत गंभीर किस्म की है। इवन अजीज़ों के दरमियान भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मरासिम नहीं है। सबको पता है इस बात का कि किस किस्म की उनकी सूरत हाल चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक मे बी वो इनके कैंडिडेट ना हों, शायद खाकान अब्बासी साहब नाम उनका अगर आया है तो इनके सर्कल से ना आया हो, या ये उस तरह से उसको इंडोर्स ना कर रहे हो। इनके इंडोर्स किए बगैर क्या निगरान वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है? मेरा ख्याल है इनकी मर्जी का नहीं होगा निगरान वज़ीर आज़म। अच्छा, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिसमें हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि डिले हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, मामला आगे हो सकते हैं, तो उसमें वो फिर इनकी ख्वाहिश तो नहीं है। अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बुनियादी तौर पे वो तो यही नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब ख़ास तौर पर, शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मैक्सिमम 3 महीने के अंदर इंतखाबात हो जाएँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो वो भी यही चाहेंगे, अगर वो सितंबर में आ जाते हैं तो वो भी यही चाहेंगे कि 3 महीने के अंदर इंतखाबात हो जाएँ। अगर वो वापस नहीं आते तो फिर उनकी बला से 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, 9 महीने में हो, जब भी वो उनकी पूरी तरह से वो ऑनर और डिग्निटी रिस्टोर नहीं होती तो वो तो वापस भी नहीं आएंगे, जो मुझे पता चला है। तो वो जब तक रिस्टोर होने में उस पर टाइम लगेगा। ऑब्वियसली आप अगर कोर्ट्स के थ्रू प्रोसेस में जाएंगे तो वो एक टाइम लगेगा। लेकिन ये नाम ऐसे हैं, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है इन लोगों के होने में, अगर आपने इलेक्शन 3 महीने में कराने हैं। अगर नीयत ठीक नहीं है और किसी बंदे को ला के अपने बंदे को बिठा के तो और मामला चलाने हैं, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि पीटीआई को मार्जिनलाइज अगर साहब जो हैं इनका नाम अगर आता है तो खैबर पख्तूनख्वा में शायद इनके नाम पर भी इतराज़ात उठेंगे। JUIF कर सकते हैं, क्योंकि JUIF कर सकते हैं। तो अभी झगड़ा शुरू हुआ है ना गवर्नर के ऊपर। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के एतराज़ उठाने से कोई फर्क खास पड़ता नहीं है आजकल, लेकिन ये कि JUIF एतराज़ कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ तो सिर्फ इलेक्शन चाह रही है, वो कह रहे जो मर्जी करो, जिसको मर्जी लगाओ, इलेक्शन करा दो। सही है। इसमें अजहर सिद्दीक साहब ये बताइए कि अभी एक हम बड़ी बहस करते रहे हैं जब पंजाब के इंतखाबात होने थे कि, और उसमें हमें दलाइल ये दिए जाते रहे कि अगर कोई टाइम फ्रेम आइन देता है और उस टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद भी जब होते हैं तो भी वो आइनी ही तस्वुर किए जाते हैं। आइन के इस आर्टिकल का हवाला बार बार दिया जाता रहा है। अच्छा, एक तो इस पर अपनी राय का इजहार कीजिए, और दूसरा यह है कि मर्दमशुमारी एक ऐसा मामला है जिस पर खुद MQM कह रही है कि जब तक इसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ नहीं होती तो इंतखाबात ना कराए जाएँ। तो इस पर अगर वाकई नोटिफाई हो जाता है और उसके मुताबिक फिर नई हल्का बंदियाँ होती हैं तो 4 महीने तो फिर इलेक्शन कमीशन को इन एनी केस चाहिए होंगे, तो फिर इलेक्शन कैसे वक्त पर हो पाएंगे? अच्छा, असद, चूंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का केस चल रहा था तो 3 अप्रैल के बाद आप तकरीबन सारी हियरिंग आपने अटेंड की, और 7 अप्रैल को भी आप, मुझे याद पड़ता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे कि जब ये बिलावल, जिनको वेलकम पे बड़ा इतराज लगा था, इनको किस तरह का वहाँ इस्तकबाल हुआ, कोर्टों ने बड़ा वेलकम किया जैसे चीज। और उस वक्त जब जजमेंट रिजर्व हो गई थी तो उसके बाद जजमेंट रिजर्व से मुराद है ब्रेक ले लिया था फैसला सुनाने के लिए, एक दरवाजे बंद हो गए थे। अब समझने की बात है, और जो बातें हमने की, शायद खाकान अब्बासी का नाम भी उन्हीं हल्कों से आया है
यानी ये और ये भी बताता चलूं, ये PMLN पीपल्स पार्टी कोई ताल्लुक नहीं है इनका। ये जो कुछ भी होना है, वो नाम जो भी है, वो उन्हीं की स्वाबदीद पे लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं कि उन्हीं की मर्जी के साथ बैठकर ये सारा कुछ होना है। तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी आपको याद करा 7 महीने तक हम इलेक्शन नहीं और करा अगर राजा रियाज साहब ही ना माने तो फिर राजा रियाज माने या ना माने ये तो इशू ही नहीं है। ये मैं बताता चलूं आपको, अगर दोनों की अब आइन का आर्टिकल 224 से बड़ा क्लियर है। अब जो नाम आएंगे फिर नाम तजवीज किए जाएंगे, इधर से नाम तजवीज किए जाएंगे, कुछ उधर से नाम तजवीज किए जाएंगे, लीडर जैसे पंजाब में हुआ था। और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन इज अ फाइनल आर्बिट्रेटर, उसने बैठकर इस बात का फैसला करना। लेकिन जो असल जो बात, जो तबाहकुन बात है और जो सोचने वाली बात है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि ये जितनी 13, 14, 15 जो सियासी जमातें हैं ना, ये आपस में लड़ाई सिर्फ दिखावे के लिए है। उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस प्रोसेस से बाहर रखना चाहिए। अब तो इसके बाद तो बात ही खत्म हो गई हुई है। अब तो ये कौम को सोच रहा है कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया लगा के ये सियासी जमात, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने इस तारीख को, पाकिस्तानी जमहूरी तारीख को स्याह कर दिया है, उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। अब ये कौम को खड़ा होना है। और मैं बताता चलूं आपको, और ये जो आप कह रहे हैं ना पॉपुलेशन सेंसस का, अब वो पॉपुलेशन सेंसस का टाइम गुजर गया है। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आ गया, 5 साल बाद असेंबलियां खत्म होनी है। ये सारा जो कुछ करना था तो इन्होंने करना था, इनके जिम्मे था। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहा है। क्यों खामोश बैठा रहा है? उसके पास नहीं था। क्या निगरान हुकूमत सेंसस को नोटिफाई कर सकती है अजहर साहब? यानी इलेक्शन को डिले करने के पर्पज से और जो नोटिफाई करने का जो प्रोसेस है ना, वो तो उसके पास इख्तियार ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है उसके पास। यानी इलेक्शन कमीशन के इस यानी निगरान हुकूमत का ये मैंडेट ही नहीं है। उसने सिर्फ इलेक्शन कराने और जजमेंट, और कमाल की बात है, जिसमें आपको पता है ख्वाजा आसफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ली थी, तो उन्होंने कहा था कि निगरान सेटअप का ये पैरामीटर है, ये होना चाहिए, और वो बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर है, जहां ट्रांसफर, पोस्टिंग, एक एक चीज का प्रिंसिपल तय हो चुका है। आप तरमीम भी कर ले, वो तरमीमें चैलेंज होंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि जो ख्वाजा आसफ ने बात कह दी है ना, उसमें एक बात मैं कहता हूँ कि मौजूदा सेटअप जो है ना, वो शहबाज शरीफ को देखना चाहता है। नवाज शरीफ को जो आना होता तो नवाज शरीफ आ जाता। तो नवाज शरीफ की जो सेहत थी, अगर इसहाकडार का नाम फ्लोट करके देखा और उन्हें हाल देख लिया क्या हाल हो गया है, तो अब उन्हें ये फैसला करना है, कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इकट्ठे होकर कोई तहरीक लड़नी है या शहबाज शरीफ का एजेंडा लेकर चलना है। ये फैसला उन्हें अब करना पड़ेगा। और अगर ये फैसला हो गया, वैसे तो पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है किसी स्टेज के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इकट्ठे होकर चले, ताकि वो जो उन पे इल्जाम है कि उन्होंने डिक्टेटर, ये जो अगर बयान है ख्वाजा आसफ का, इसका फायदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है। और ये मौका ऐसा है कि जिसमें बैठकर उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको छोड़ के कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अब सियासी अलाइनमेंट का टाइम आ चुका है। इस वक्त नजर आएगा आपको, चीजें सारी क्लियर होंगी कि किसने किस पलड़े में जाना है। और अगर ये कोई पलड़ा ना हुआ और ये सारी की सारी 16 खड़ी रही, इसका मतलब है कि अपोजिशन ने जो फैसला किया है उस पर अमल दरामद हो रहा है। उससे अगर हटना है तो ये बैठकर ये दिन है कि जिनमें आकर फैसला होगा। और जैसे मिसाल के तौर पर वो जो जमहूरियत के चैंपियन है रजा रब्बानी साहब, फरतुल्लाह बाबर, कहाँ वो खो गए, आंखें ढूंढ रही हैं, दूरबीन लगा के हम भी तलाश करते फिर रहे हैं। तो ये अब ये फैसला भी उन्होंने करना है, वरना तो इन सियासी जमातों का वो फ्यूचर जो तबाह हो गया है ना, तो तारीखी तौर पर रहा है। अब अगर हम असद में सिर्फ 1 मिनट याद दीजिएगा, तारीख में हमने देखा है कि जब बिल्कुल सही है सर। इसमें आप जो कह रहे हैं ना साहब, इलेक्शन पहले जब 90 दिन में इलेक्शन पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं हो सके थे, उसमें और अब में फ़र्क यह है कि उस वक्त तमाम सियासी जमातें समझती थी कि इलेक्शन एक वक्त पर होने चाहिए, और अब इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करने के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN ऑन बोर्ड नहीं है, एक पेज पर नहीं है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस तो है बिल्कुल। इस पर चले मैं राव साहब से आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन बारिश साहब पहले आप ये बता दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम। अब सियासी इस्तेहकाम का रोड मैप जो है वो क्या है, इस वक्त पाकिस्तान को क्या सूट करता है? देखिए, वो तो बहुत सिंपल बात है। पाकिस्तान के क्या सियासी इस्तेहकाम और उसकी वजह से जो मुआशी इस्तेहकाम आना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अगर इन्होंने इलेक्शंस के जो इनकाद है उसमें डिले करने की कोशिश की, उसमें ताख़ीरी हरबे अख्तियार किए, तो यकीनन जो सियासी इस्तेहकाम है वो जितना है थोड़ा सा रह गया है वो भी चिकनाचूर हो जाएगा। और जो मुआशी कुछ बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि जो इशारे कुछ बेहतर हो रहे हैं,
और हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी का हम इनकलाब लाने वाले हैं, जैसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो मैं समझता हूँ वो सारे ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए भला तो यही है, लेकिन उसकी कोई उम्मीद मुझे 1% से ज़्यादा नहीं है कि इम्कान इसी चीज़ का है कि अगर ये नाकाम हो गया PTI को कम्प्लीटली जो है वो कॉर्नर करने में, तो यकीनन जो है इलेक्शंस ये नहीं करवाएंगे, और उसके लिए बहुत सारे बहाने उनके पास मौजूद हैं। उन बहानों के लिए किसी को आगे करेंगे, किसी जज से फैसला करवाएंगे और इलेक्शंस को मज़ीद पोस्टपोन करेंगे, और उसकी वजह से जो एजिटेशन है उसका पाकिस्तान में शुरू होने का ख़तरा है। अभी आप देखें जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरह फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में और छोटे छोटे कस्बों में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, अपने बिल उठाकर शोर मचा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले महीनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। फ्लड की सिचुएशन जो है दिगरगू हो रही है, तो मेरा ख्याल इनकी नीयत जो है उसके लिए उनको बहाने तलाश करने में, पहले भी पंजाब के इंतखाबात के लिए भी बहुत सारे बहाने उन्होंने निकाले थे, तो अब 2 माह के बाद और भी बहाने उनके पास मौजूद हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी और जो फंडामेंटल इशू है वो है सियासी इस्तेकाम, और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। सही है। अच्छा, अभी राव साहब आप ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ तो हर हाल में इलेक्शन चाहती है। जी बहुत शुक्रिया सरवर भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप कह रहे थे कि हर हाल में इलेक्शन चाहती है। अब क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नाअहल कर दिया जाए तो भी उनकी यही ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन हो जाए, फिर भी हो जाए, या वो भी चाहेंगे कि लेट कर दो अभी? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो हर सूरत में चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है लेकिन वो इनकम्युनिकेटो नहीं होते, अपनी पार्टी के साथ उनका राब्ता रहता है, उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जाता है, उन पे नाजायज़ दबाव जिस किस्म का है वो हट जाता है, और वो अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट्स को पिच कर सकते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो भी उनकी होप रहेगी कि इलेक्शन होंगे, मैं जीतूंगा, और बिल्कुल ऑब्वियसली तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सारी होप ही इसी से है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये मामला लटक जाते हैं तो फिर जाहिर है उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, उनकी मुश्किलात बढ़ाने के लिए शायद चीज़ें मामला लटकाए जाएंगे। सही है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसा लगता है कि अगला जो इलेक्शन है वो 2 चीज़ों पर लड़ा जाएगा, एक तो महंगाई पर और दूसरा जो मौजूदा हुकूमत है इसकी 15 साल कारकर्दगी पर। और कारकर्दगी में ज़ाहिर है महंगाई भी शामिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये गौर कर रही है, बल्कि फ़ैसला कर चुकी है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुख्तलिफ शोबों की मालूमात हासिल करेंगे और फिर उस पर वाइट पेपर जारी करके इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ पर अगर ऐसी डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं, जहाँ पर करप्शन हुई है, उसको बेनकाब किया जाएगा और उसको इलेक्शन का एक नारा बनाया जाएगा। अभी इस हफ्ते भी जो महंगाई की इदारा शुमारियत की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशिया मज़ीद महंगी हुई हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप वैसे इस आइंदा इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं? इसमें एक तरफ तो अभी से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला शोर मच रहा है, फिर निगरान वज़ीर आज़म अगर ऐसे आ जाते हैं जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक होता है तो शोर मचेगा, न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो शोर मचेगा, फिर अगर 3 महीने में इलेक्शन नहीं होते तो एक अनस्टेबिलिटी होगी, और अगर ये सेटअप आगे मज़ीद चलता है और मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर पाता तो फिर एक और क्योस की सिचुएशन होगी। तो हालात की बेहतरी के इम्कान आपसे भी हमसे भी लोग रोज़ाना पूछते हैं कि हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपको रोड मैप नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेहतर होगी? असद टाइम एक ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान का और खून कितना बहाना है, पाकिस्तानी मुआशरत को या पाकिस्तानी कौम को इस वक्त 2.6 मिलियन जो लोग हैं ब्रेन ड्रेन होके वो मुल्क से बाहर आ चुके हैं। मैं जो कहीं आजकल बरतानिया में हूँ तो यहाँ तो मैं रोजाना देख रहा हूँ, वो सिर्फ खुद पाकिस्तान से बाहर नहीं आए, वो सरमाया भी ले आए हैं और हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। यानी आप डॉलर कहां से कहां ले गए, महंगाई कहां चलेगी, पेट्रोल के साथ क्या हो गया। और कमाल की बात है, तारीखी लूट मार 1.5 साल के अंदर पाकिस्तानी तारीख में नहीं हुई जो इन लोगों ने की। और मौका कोई हर कोई अपने हाथ से आवाम के साथ उन्होंने जुल्म 9 मई की आड़ में जो निगरान हुकूमत और उन्होंने 9 मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ ये सारा तारीखी तौर पर आ चुका है। मैं जो देख रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है कि इलेक्शन मैं तो डिले होता हुआ नहीं देख रहा। इलेक्शन अगर होंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा।
और मैं ये पहले जून से ये बात कर रहा हूं कि मैसाक पाकिस्तान की बात करें, बहुत हो गया है ये लूट मर निकाल उठा फेंक यार सियासी जमात में से लुटेरों को, और पाकिस्तान को आगे ले जाने आप चाहते हैं ना, लूट बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने। इनकी यहाँ पर बरतानिया में मैं तो ज्यादातर देखे परेशान हूँ, मैं तो एक डीएसपी और एसएचओ की ज्यादातर परेशान हो गया। सियासतदानों की तो इतनी अनगिनत जायदादें हैं मुझे अंदाजा। और ये भी बताना चालूं, जो ख्वाजा आसिफ ने जो बातें कही ना, उसमें जो बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा ज्यादती हो, तो ये वो मामला था जो सारे बड़े बारीकी के साथ सामने आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि कौम जाग चुकी है और कौम इलेक्शन वाले मामले में पीछे नहीं हटेगी, वो बार बार हॉन्ट करेगी, निकलेगी, एहतजाज होंगे। तो ये जो इलेक्शन वाला जो सोची बैठे है ना, ये फौरन हो जाएगा जैसे असेंबली तहरील होगी। चलें, एहतजाज का माहौल फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक चीज़ जो आप वहाँ पर करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जायदादें बनाई हुई हैं लंदन में, लेकिन मैं राव साहब अभी जो बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ ये इरादा रखती है कि वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर अगर कोई करप्शन हुई है तो उसको बेनकाब किया जाए। क्या मामला कुछ अभी कुछ स्टोरीज जैसे आजकल बहुत डिस्कशन में है, एक ये जो FBR की स्टोरी है, फिर एजुकेशन सेक्टर की है, 500 भर्तियों का मामला है, क्या वाकई आप तो जाहिर है पूरे का पूरा अखबार चलाते और देखते हैं, सारी खबरें आपके पास आ रही होती हैं, खुद भी आप बड़े पुराने मंझे हुए रिपोर्टर्स में से एक हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या वाकई एज अ रिपोर्टर आपको लगता है कि ये खबरें इस तरह ये ठीक हैं जो आ रही हैं और इसके अंदर करप्शन की स्टोरीज मौजूद हैं? असद इससे पहले मैं एक जनरल बात कर दूं कि एक हिस्ट्री होती है हर मुल्क की, लोगों की, किसी कौम की, ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN, इनकी एक हिस्ट्री है। अगर हम देखें 90s से जब से शुरू हुए उस वक़्त से बार बार हमें कोई मिस्टर 10% आ जाता है, कोई वो पायरेट्स की स्टोरियाँ छपती हैं और सारा वो होता है। बदकिस्मती ये रही, मैंने बड़ा क्लोजली देखा कि हमें उम्मीद थी कि जब 2008 में वापस पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई और मियाँ साहब भी आ गए सारा, तो ये अब को माजी से इन्होंने सीखा होगा, कोई बेहतर तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे सारा कुछ। लेकिन हमने ये देखा कि जो नए स्कैंडल आए उन्होंने साबित किया कि ये जहाँ से ख़त्म करके गए थे वहीं से दोबारा इन्होंने शुरू किया, बल्कि ज़्यादा मंझ गए थे, ज़्यादा। हाँ जी, अपने मर्जी के बंदे अपनी लगा के जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी भी करनी है वहाँ पे भी इधर दाएँ बाएँ उसको अच्छे तरीके से यानी किया जा सके, बेहतर तरीके से किया जा सके। 13 में भी यही हुआ। फिर हमें अभी लगा कि जो बड़े जी इनके साथ ज्यादती हुई, जो ये शोर मचाते थे जी, PTI के दौर में हमें बड़ा तंग किया गया। हालांकि पुराने केसेस थे मोस्टली, एक आध के अलावा जो शहबाज शरीफ वाला केस जो चेयरमैन PTI बार बार कहते हैं। तो हमें था कि अब इन्होंने सीख लिया होगा कि मियाँ साहब जिलावतन होकर बैठे हुए हैं, मरियम को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, जेल जाना पड़ा सारा, लेकिन हमने देखा किसी ने कुछ नहीं सीखा। तो अभी जो स्टोरी सामने आ रही है वहीं से सारा शुरू किया। अब जो रिसेंटली आ रही है, अभी शहबाज राना की स्टोरी का आपने रेफरेंस दिया, छपी स्टोरी है, 53 अरब रुपए का टैक्स यानी रिबेट का फ्रॉड हुआ है, ठीक है। और वो FBR के ज़ाहिर है FBR ने प्रूव किया होगा सारा, बड़ा क्रेडिबल रिपोर्टर है शहबाज राना, मेरे ख्याल वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स पाकिस्तान में, जो एक दो रह गए हैं उन ही इज़ वन ऑफ देम, और बड़ा क्रेडिबल है, तो वो स्टोरी उसकी गलत नहीं हो सकती। उसके अलावा एक और स्टोरी FBR के हवाले से चल रही है कि सोलर पैनल और उनकी जो एक्सेसरीज़ की इम्पोर्ट के हवाले से जो किया गया, ओवर इन्वाइसिंग की गई है और उसके ज़रिए सिंगापुर और अबू धाबी वगैरह में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसकी आड़ में पैसे भेजे गए हैं और वो सारा वो एक स्कैंडल चल रहा है। तीसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कुछ अर्सा पहले हमने डिस्कस भी किया था एक प्रोग्राम में मुकाबिल में आमिर मतीन साहब के साथ, वो डॉन की स्टोरी छपी हुई है। 20 एकड़ का एक प्लॉट है इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट का है और यूनिवर्सिटी का प्लॉट है। वो एक प्राइवेट कंपनी को, फर्म को देने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऊपर पूरा दबाव डाला किसको दें। वो 20 करोड़ रुपए का उसको देना चाह रहे थे, वो भी पता नहीं साल दो कितने 15 साल की लीज और इस तरह करके फिर रिन्यूएबल व्हाटएवर, वो बहुत बड़ा स्कैम था इटसेल्फ। अच्छा, वो मेरा ख्याल उधर से रजिस्ट हुआ है फेडरल डायरेक्टर एजुकेशन से, उसके बाद उनको उस पर दबाव डाला गया कि 500 बंदे ग्रेड 1 और 2 के भर्ती होने थे, उस पर लिस्टें दी गई इन बंदों को भर्ती करें। तो वो उधर से फिर रेजिस्टेंस आई, फेडरल डायरेक्टर एजुकेशन DG ने ख़ास तौर पे उसको रेजिस्ट किया। तीसरी चीज़ जो थी वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक था जो तकरीबन
93-94 करोड़ का प्रोग्राम बनता है, जिसको कहा गया कि तो ये ऐसी चीजें आप समझते हैं कि हैं जिनके बारे में बिल्कुल तहकीकात है। होंगी उसके और- मैं बताता हूँ ना हुआ क्या। फिर जब उस बंदे ने इनकार कर दिया, नहीं किया, तो उसकी एक समरी एमरजेंसी में भेजी गई है जो एस्टेब्लिशमेंट थ्रू जानी चाहिए थी, वो डायरेक्ट पीएम को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम को भेजी गई पिछले 2 दिन पहले कि जल्दी से इसको रिमूव करें ताकि गवर्नमेंट थोड़े जाने से रह गए। पहले हम करके ये जो 1.5-2-3 अरब का चूना है ये हम लगा ले फटाफट जल्दी से। डिप्टी डीजी को उसको कहा गया तुम ले लो चार्ज, ये काम कर दो। उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता, तो उसको भी हटा दिया गया। सही। मजे की बात है, आप कहते हैं जेएस को चार्ज दे दे, तो ये जाहिर है वो कहते हैं वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, दिन थोड़े रह गए हैं, अपने काम सारे करवाने हैं और जहां जहां पर फाइलों पर साइन होने वाले रहते हैं दौड़ लगी है कि वो साइन हो जाएं। अजहर सैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका, राव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।